हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है सफलतम क्लासेज में। और लास्ट टाइम बेटा हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थ्योरेटिकल पढ़ा था, और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे नीट या फिर जेई या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से हमें सॉर्ट आउट करना होता है, किस तरह से उनको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आज हम एक अच्छी से ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिसमें आप कुछ ही मिनटों में या फिर बोलने प्रैक्टिस होने के बाद कुछ ही सेकंड्स में आप जो है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कोई भी नीट या जेई या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर पाओगे। तो हम चलते हैं उस ट्रिक की ओर जो हमें हाइब्रिडाइजेशन को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलते हैं। तो मेरे पास एक प्लेन बोर्ड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उन रूल्स को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे जिसकी वजह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बेटा हमने क्या करना है, देखो हमने सबसे पहले सारा का सारा जो ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है इसको एक रोड मैप की तरह समझना है। एक रोड मैप की तरह समझेंगे तो यहाँ पे हम रोड मैप पहले डिस्कस कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, रोड मैप हम क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा होगा उस मॉलिक्यूल में आपने सेंट्रल एटम को चूज करना है, मतलब आपने सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, फर्स्ट जो है वो क्या होगा, फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम फ्रॉम ए मॉलिक्यूल एंड रेडिकल। भाई जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है या जो भी हमें रेडिकल दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एटम को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम ये है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक सेकंड स्टेप फॉलो करना है। सेकंड स्टेप जो है वो क्या है कि जो आपने सेंट्रल एटम फाइंड आउट किया है उस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है बेटा। तो हमें नेक्स्ट जो प्रोसीजर करना है सेंट्रल एटम चूज करने के बाद वो क्या करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अब बेटा आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सेंट्रल एटम की करते हो तो वो आप हमेशा सब सेल वाइज करते हो, सब सेल वाइज करते हो। तो आपने करना यहाँ पे क्या काम है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम की करते हो ना, ठीक है, सब सेल वाइज आपने वैसे ही करनी है, पर उस सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कन्वर्ट कर लेना है, बदल लेना है। ठीक है, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ऑर्बिटल, ठीक है, वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपका सेकंड काम होगा। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ऑर्बिटल वाइज की, उस ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उस, ठीक है, उस ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होंगे, आपका सेंट्रल एटम उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा। सपोज करो आपका जो सेंट्रल एटम है उसकी जो आपने ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और जो ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट ऑर्बिटल हैं, जो लास्ट, ठीक है, ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में, ठीक है, उन लास्ट ऑर्बिटल्स में, ठीक है, क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपका जो सेंट्रल एटम है वो क्या करेगा, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास होंगे वो उतने ही क्या करेगा, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूल या रेडिकल में। फिर आपने जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है। आप करोगे सब सेल वाइज, सब सेल वाइज को आपने ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप पर जाने से पहले, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कि थर्ड स्टेप पे जाने से पहले आपको क्या करना है बेटा, एक रफली स्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर करना है। किसका, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है या कोई भी आपके पास रेडिकल है, रफली किस तरह से, उस रफली से थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि सेंट्रल एटम जो है उसकी कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। तो थर्ड स्टेप जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, इसमें जाने से पहले आप क्या करोगे, एक रफली स्ट्रक्चर सा बना लोगे। और वो किस तरह से बनाना है, सपोज करो आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है CO2,
CO2 आपका एक मॉलिक्यूल है। इस CO2 मॉलिक्यूल का सबसे पहले अपन रफली स्ट्रक्चर क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि रफली स्ट्रक्चर से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को अचीव करने वाला है, उसकी कितनी ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, और कितनी ऐसी ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में पहुंचने से पहले आपने एक बार के लिए कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है या कोई भी रेडिकल है उसका रफली स्ट्रक्चर बना लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है, कार्बन है। कार्बन यहाँ पे है सेंट्रल एटम। कार्बन इस मॉलिक्यूल में रोल प्ले कर रहा है सेंट्रल एटम का, और कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर मैं बात करूँ इस कार्बन के केस में तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली सेल में होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या है, जो इसकी सेकंड सेल या बोल सकते हैं आप वैलेंस सेल होती है उसमें हुआ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो मॉलिक्यूल दिया गया था इसमें सेंट्रल एटम कार्बन को निकाला और कार्बन की वैलेंस सेल में देखा कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या किया, ये कार्बन लिया और इसकी वैलेंस सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कार्बन की वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 को मैंने यहाँ रखा। अब देखो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हैं कौन, ऑक्सीजन के एटम। तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन के एटम कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 2। अगर मैं ऑक्सीजन के केस में अगर देखता हूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो सेकंड सेल है जिसको वैलेंस सेल बोला ऑक्सीजन के केस में उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हर एक ऑक्सीजन का एटम क्या करेगा, जो आपका सेंट्रल एटम है कार्बन उसके साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें आपने 10th में भी करी रखी है, तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है रफली स्ट्रक्चर में। तो हमने सेंट्रल एटम को लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सेल वाइज, वैलेंस सेल में देखा कितने इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस में थे उनको उठाया और इस तरह से डॉट से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके साथ जुड़े हुए हैं 2 ऑक्सीजन के एटम, तो एक ऑक्सीजन का एटम उठाया, एटॉमिक नंबर 8 था, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, इसकी वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, सिमिलर होगा, 1 2 3 4 5 6। अभी देखो क्या है, इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब ये सेंट्रल एटम के साथ बेटा क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ऑक्सीजन जो है ये जब इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड इसने बना दिया। ठीक है, अब देखो ये सेंट्रल एटम है और ये वो एटम है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन का एटम सेंट्रल एटम से क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस डबल बॉन्ड में अगर मैं बात करूँ तो एक तो क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है, पाई बॉन्ड। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी 2 एटम्स के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड बन जाते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका एक सिग्मा होगा, बाकी क्या होंगे, पाई होंगे। तो जैसे यहाँ एक कार्बन है और इसके साथ जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बेटा क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी क्या करेगा, इस कार्बन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस सेंट्रल एटम और इस ऑक्सीजन के बीच में बना जो ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो मैंने CO2 के लिए एक रफली डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, जो हमारे पास ये कुछ आ रहा है। और इस रफली डायग्राम को अगर हम देखें तो इस रफली डायग्राम में 2 तो बन रहे हैं सिग्मा और 2 बन रहे हैं यहाँ पे पाई। अब यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। भाई हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है, वो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी सेंट्रल एटम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वैलेंस सेल की, वो आपस में जब ओवरलैप करती है या फिर बोल सकते हैं कंबाइन करते हैं तो वो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेती है। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, एक फिक्स पोजीशन पे एक साथ अरेंज करते हैं, तो एक ज्योमेट्रिकल या फिर एक स्ट्रक्चर की क्या करती हैं, प्रिपरेशन करती है। तो वैसे ही हम कर रहे हैं। तो ये हमारा सेंट्रल एटम था। मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ ठीक है ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो देखो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा
क्या कि किसी सेंट्रल एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा कि वो जो रफली डायग्राम है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं उसको, और उसमें वो जोड़ दो कि सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ये आपको समझ आ ही गया होगा मैंने क्या लिखा है कि भाई कोई भी सेंट्रल एटम है उसकी कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, वो कैसे निकालेंगे कि जो हमारा रफली डायग्राम है उस रफली डायग्राम में आप ये चेक कर लोगे कि सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, तो जितने रफली डायग्राम में वो सेंट्रल एटम सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा उसको यहाँ रखोगे और उसमें ऐड कर दोगे सेंट्रल एटम के पास जितने लोन पेयर है उनको, तो जो टोटल आपके पास आएगा नंबर वो उन ऑर्बिटल्स का सम होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही होगी। तो रफली डायग्राम में अपन चलते हैं। तो रफली डायग्राम में अगर मैं इस कार्बन मतलब इस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूँ तो रफली डायग्राम में मैं ये देखूंगा कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। तो इस रफली डायग्राम में मुझे 2 सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 प्लस नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर मैं बात करूं इस कार्बन की तो इसकी वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों ने बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। तो आपका जो कार्बन है इसके पास कोई भी लोन पेयर जो है वो है ही नहीं, मतलब इस सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे क्या हो गए बेटा 0। अब नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे 0 हो गए तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई 2। मतलब CO2 के केस में जो सेंट्रल एटम है उसकी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होगी। अब 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है तो वो कौन कौन सी कर रही है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अब सब सेल वाइज। मतलब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हूँ मैं, तो 1s2 2s2 2p, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 2p2, ये होगी सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p x1 2p y1 2p z0। तो ये हमारे पास, ठीक है, ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब मैंने क्या बोला था, सेंट्रल एटम को फाइंड आउट कर लो, कर लिया था। सेंट्रल एटम की सबसे वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली, ठीक है, सबसे वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, वो भी कर ली। फिर उसको कन्वर्ट कर लो ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बोला था कि क्या करो कि थर्ड स्टेप पे आने से पहले, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करोगे सेकंड स्टेप के बाद, पर मैंने बोला कि थर्ड स्टेप पे आने से पहले आप एक रफली डायग्राम बना लोगे। तो रफली डायग्राम मैंने CO2 के लिए ये बना लिया। अब इस रफली डायग्राम में अगर मैं बात करूँ तो 2 बेटा क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 यहाँ पे क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो टोटल इस CO2 मॉलिक्यूल के केस में 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अगर आप कार्बन जो है उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो ऑर्बिटल वाइज को, तो इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब किसी भी सेंट्रल एटम के पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बना पाता है। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, 2 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। पर रफली डायग्राम में हमने क्या करना है, 4 बॉन्ड बनाने हैं और 4 में से क्या करने हैं, 2 तो सिग्मा बनाने हैं, 2 क्या बनाने हैं, पाई बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, रफली डायग्राम से हमने ये पढ़ लिया था कि कितने जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और जितने लोन पेयर होंगे उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास उन ऑर्बिटल का पता लग जाएगा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही होगी। तो यहाँ पे हमने कुछ इतना कर लिया और इतना करने के बाद अगर मैं देखूँ, ठीक है, इस कार्बन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन क्या कर सकता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर रफली डायग्राम को हम देखें तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को करने से पहले इस कार्बन को कपेबल करना पड़ेगा 4 बॉन्ड बनाने के लिए। तो कपेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कार्बन है इसको क्या करेंगे, एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे और एनर्जी सप्लाई करके इसकी, ठीक है, 2s से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको 2pz में क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, मतलब इसको एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, कार्बन को
ठीक है, CO2 के केस में कार्बन को कपेबल बना रहा हूँ, मतलब इस ठीक है काबिल बना रहा हूँ कि ये 4 बॉन्ड बना सके, क्योंकि रफली डायग्राम में 4 बॉन्ड बन रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो करेंगे हम बाद में, अब हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले इसको कपेबल बनाएंगे 4 बॉन्ड बनाने के लिए। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ ये 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, और हमें बनवाने कितने हैं, 4। तो 4 बनवाने, तो हम क्या करेंगे, 2s से इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही आप कार्बन को एनर्जी सप्लाई करेंगे तो 2s से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2pz में चला जाएगा। और जो इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, वो बेटा कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। तो हमारे पास ठीक है जो कार्बन है उसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2s का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाती है। अगर मैं इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मुझे 1 2 3 और 4 यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब इस स्टेट में आके जो आपका कार्बन है वो इस काबिल हो जाता है कि वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। और जब ये इस काबिल हो जाएगा कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है तो फिर ये क्या करेगा बेटा, स्टार्ट करेगा हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को। तो देखो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आके कार्बन जो है वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आउटर मोस्ट वाली को देखूँ तो उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अब ये इस काबिल हो गया कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। मतलब अब ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बना सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किस चीज़ की प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने कैलकुलेट कर ही ली थी भी, सेंट्रल एटम जो है उसकी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। अब कौन कौन सी करेगी, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या, कि किसी भी सेंट्रल एटम में जो वैलेंस सेल होती है, ठीक है, उस वैलेंस सेल की एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करती है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो मेरे पास जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, कार्बन। ठीक है, मेरे पास जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, कार्बन। और उसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर चुके हो, क्या है, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ कर चुके हो, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो क्या है, हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर ही लिया है कि 2 ऑर्बिटल इसकी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो वैलेंस सेल जो है कार्बन की, ये वाली, इस कार्बन की, ठीक है, जो वैलेंस सेल है उस वैलेंस सेल में एक आपकी 2s जो स्पेरिकल होती है शेप में वो, और दूसरी कौन सी, 2px डंबल शेप होती है 2px। ये 2 ऑर्बिटल क्या करेगी, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। और बाकी रिमेनिंग जो आपकी 2 ऑर्बिटल रहेगी ना, ये वाली, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होगी पाई बॉन्ड बनाने के लिए। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल होंगी आपकी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स होगी आपकी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी। ठीक है, और ये आपकी क्या करेगी, आपस में कंबाइन करके, मतलब 2s जो है वो जब 2px के साथ कंबाइन करेगी तो कंबाइन करके आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ इस तरह से शेप ले लेगी, ठीक है। मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेगी तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगी। एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, ठीक है, sp, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाली बन गई sp। ठीक है, तो इन दोनों के आपस में कंबाइन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे शेप आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पे क्या होता है कि बीचों बीच मैंने बताया, बीचों बीच कौन होगा, कार्बन का एटम होगा, मतलब आपका सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, और आपका जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है सिग्मा बॉन्ड बनाने की। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर ये सेंट्रल एटम है तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इस डायरेक्शन में है, तो मतलब एक सिग्मा बॉन्ड इस तरफ बनेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरफ है, एक सिग्मा बॉन्ड इस तरफ बनेगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं आपके इस कार्बन एटम के,
ठीक है, ये किसके साथ बन रहे हैं, इन ऑक्सीजन के साथ ही तो बन रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन तो लेफ्ट साइड में होगा और एक ऑक्सीजन जो है वो हमारा क्या होगा, राइट साइड में होगा। तो ये जो आपका सेंट्रल एटम है वो एक सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, एक इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। अब ये जो सेंट्रल एटम है ये क्या कर रहा है, इन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड और बना रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड। तो मतलब ये कार्बन का एटम इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बन की कौन सी, ये वाली जो ऑर्बिटल है ये क्या करेगी, इन ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑर्बिटल्स के साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगी, जिस वजह से ये पाई बॉन्ड जो है इनकी क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो अगर मैं CO2 की ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री कैसी मुझे मिल रही है, यहाँ पे मुझे ज्योमेट्री जो है वो मिल रही है यहाँ पे लीनियर, और स्ट्रक्चर जो है वो आपका कुछ इस तरह से, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो भी आपका क्या है यहाँ पे लीनियर। और अगर CO2 के केस में देखूँ तो आपका जो सेंट्रल एटम है वो एक ऑक्सीजन के साथ क्या है, बाय डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है सिग्मा और पाई से। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन की एक ट्रिक को, भाई किस तरह से हम सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको डायरेक्टली जो है वो फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से आप उसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं नीट या जेई के उनको उठाएंगे और इसी ट्रिक्स के बेस पे हम उसको सोल्व करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सभी को।